प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस व्याख्यान में आपका स्वागत है। इस व्याख्यान में बीएससी मैथमेटिक्स थर्ड ईयर के फर्स्ट पेपर के चतुर्थ यूनिट के एक टॉपिक को सम्मिलित किया गया है। मैं डॉक्टर एस.एस. श्रीवास्तव, प्रोफेसर उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान भोपाल, आप सभी विद्यार्थियों का इस व्याख्यान में स्वागत करता हूं। इस व्याख्यान में बीएससी थर्ड ईयर फर्स्ट पेपर के यूनिट 4 के एक टॉपिक सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस को सम्मिलित किया गया है। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन को समझने से पूर्व विद्यार्थियों के पास बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वेशंस, इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी, द कार्ते रूल ऑफ साइन, एग्जिस्टेंस ऑफ इमेजिनरी रूट्स का ज्ञान होना आवश्यक है। इस व्याख्यान के अंत में विद्यार्थी बाइसेक्शन मेथड, रेगुलर पॉलिसी मेथड, सेकंड मेथड और न्यूटन मेथड से भली भांति परिचित हो पाएंगे। पूर्व नॉलेज के लिए हम यहाँ पर कुछ बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। समीकरणों के आधारभूत गुण। एक समीकरण जैसा कि स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है, इस रूप का एक व्यंजक जहां सभी a अचर हैं और a0 शून्य नहीं है और n एक धन पूर्णांक है, x में n घात का एक बहुपद कहलाता है। बहुपद fx = 0 घात n का एक बीजीय समीकरण कहलाता है। यदि fx कुछ अन्य फलनों को रखता है, जैसे कि त्रिकोणमिति, लघुगणती, चरघातांकी आदि, तब fx = 0 एक अबीजीय समीकरण कहलाएगा। x का एक मान अल्फा जो fx = 0 इस समीकरण को संतुष्ट करता हो, fx = 0 का एक मूल कहलाता है। ज्यामितीय रूप में समीकरण 1 के मूल x के वे मान हैं जहां y = fx का ग्राफ x अक्ष को काटता है। यदि हम समीकरण 1 को fx = x - α/m gx = 0 के रूप में लिख सकें, जहां पर gx परिबद्ध है और g अल्फा ≠ 0 हो, तब अल्फा m बहुपता का एक बहुक मूल कहलाता है। एक समीकरण के मूलों को प्राप्त करने की विधि को उस समीकरण का हल कहते हैं। यदि fx एक द्विघात, त्रिघात या चतुर्थ घात का व्यंजक हो, तो समीकरण के बीजीय हल उपस्थित होते हैं, लेकिन अक्सर उच्च घात या अबीजीय समीकरणों को हल करने की आवश्यकता होती है, जिसके लिए कोई सीधी विधि अस्तित्व में नहीं है। अब हम कुछ और बिंदुओं पर विचार करते हैं। प्रथम बिंदु, यदि fx x - अल्फा द्वारा ठीक तरह से विभाजित हो जाता है, तो अल्फा
fx बराबर 0 का एक मूल कहलाता है। दूसरा बिंदु है n घात के सभी समीकरण सिर्फ n मूल रखते हैं, वो वास्तविक या अधिकल्पित हो सकते हैं। विलोमतः इसके विपरीत यदि α1, α2, αn n घाती समीकरण fx बराबर 0 के मूल हों तो fx is equal to a x minus α1 x minus α2 up to x minus αn, जहां पर a एक अचर है। तृतीय बिंदु है माध्यमिक मान प्रगुण या इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी। यदि fx अंतराल ab में सतत हो और fa fb विपरीत चिन्ह रखते हों, अर्थात a और b बिंदु पर फलन का मान विपरीत चिन्ह वाला हो, तो समीकरण fx बराबर 0 x बराबर a और x बराबर b के मध्य कम से कम एक मूल्य रखता है। चतुर्थ बिंदु, वास्तविक गुणांकों वाले एक समीकरण में अधिकल्पित मूल संयुग्मी युग्म के रूप में प्रकट होते हैं, अर्थात यदि समीकरण fx बराबर 0 का एक मूल अल्फा प्लस आई बीटा हो तो अल्फा माइनस आई बीटा भी इसका एक मूल होगा। इसी प्रकार यदि a प्लस रूट बी एक समीकरण के अपरिमेय मूल हों तो a माइनस रूट बी भी इसका एक मूल होगा। पांचवा बिंदु है दकार्ते का चिन्ह नियम। समीकरण fx बराबर 0 के धनात्मक मूलों की संख्या fx के पदों में चिन्ह परिवर्तनों या तो प्लस पॉजिटिव से नेगेटिव जाते हुए या नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाते हुए चिन्ह परिवर्तन की संख्या से अधिक नहीं हो सकता। छठवां बिंदु है अधिकल्पित मूलों का अस्तित्व। यदि n घात का एक समीकरण अधिकतम धनात्मक मूल p और अधिकतम ऋणात्मक मूल q रखता है तो समीकरण कम से कम n माइनस p प्लस q अधिकल्पित मूलों को रखेगा। अब हम इस व्याख्यान में सम्मिलित किए गए कुछ विधियों पर चर्चा करेंगे, जिसमें से प्रथम विधि सम द्विभाजन विधि है। किसी भी बीजीय व्यंजक का हल ज्ञात करने के लिए सम द्विभाजन विधि का हम उपयोग कर सकते हैं। सम द्विभाजन विधि को समझने के लिए स्क्रीन पर प्रदर्शित ग्राफ को देखें। यह विधि वास्तव में माध्यमिक मान प्रगुण अर्थात इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी के पुनरावृत्ति अनुप्रयोग पर आधारित है। माना एक फंक्शन fx a और b के मध्य स्थित है और वह a और b के मध्य सतत भी है। निश्चितता हेतु माना कि f a ऋणात्मक है, अर्थात a बिंदु पर फलन का मान ऋणात्मक है और b बिंदु पर फलन का मान धनात्मक है, तब प्रथम सन्निकटन मूल माना जाए x1 है। तो x1 जो कि प्रथम सन्निकटन मूल के रूप में होगा, उसे हम 1/2 a प्लस b से ज्ञात कर पाएंगे। यदि fx1 बराबर 0 तब x1 fx बराबर 0 का एक मूल होगा, अर्थात बिंदु x1 पर फंक्शन का मान यदि 0 है
तब हम ये कह सकते हैं कि x1 फंक्शन f(x) बराबर 0 का एक मूल है। अन्यथा f(x1) के धनात्मक या ऋणात्मक चिन्ह अनुसार मूल a और x1 या x1 और b के मध्य रहेगा। अर्थात यदि f(x1) का मान धनात्मक है तो मूल a और x1 के मध्य रहेगा, और यदि f(x1) का मान ऋणात्मक है तो मूल x1 और b के मध्य रहेगा। हम अंतराल को पूर्व के समान तब तक विभाजित करते हैं जब तक कि मूल वांछित शुद्धता के साथ प्राप्त न हो जाए। पूर्व में प्रदर्शित चित्र में चूंकि f(x1) का मान धनात्मक है, इसलिए मूल a और x1 के मध्य रहते हैं। तब द्वितीय सन्निकटन मूल x2 को हम 1/2a + x1 से प्राप्त कर सकते हैं। यदि f(x2) ऋणात्मक है, अर्थात x2 बिंदु पर फलन का मान ऋणात्मक है, तो मूल x1 और x2 के मध्य होगा। तब हम तृतीय सन्निकटन मूल x3 को 1/2 x1 + x2 की सहायता से प्राप्त करेंगे, और इसी प्रकार अन्य सन्निकटन मूल हम प्राप्त कर सकते हैं। अब हम एक उदाहरण देखते हैं। समद्विभाजन विधि के उपयोग द्वारा समीकरण x³ - x - 1 = 0 के मूल को प्राप्त करना। माना दिया गया समीकरण f(x) = x³ - x - 1 है। यहाँ पर हम x के विभिन्न मानों का उपयोग करेंगे और देखेंगे कि फंक्शन का मान कब ऋणात्मक है और कब धनात्मक है। वास्तव में यह एक ट्रायल मेथड होगा कि किन बिंदुओं पर f(x) का मान ऋणात्मक है और किन बिंदुओं पर f(x) का मान धनात्मक है। अब ऐसे दो समीपस्थ बिंदु जिन पर फंक्शन का मान ऋणात्मक हो और धनात्मक हो, हम उन दो बिंदुओं को लेकर के आगे बढ़ेंगे। यहाँ हम देखते हैं कि x का मान 1 होने पर फंक्शन का मान ऋणात्मक है, और जब x का मान 2 रख देते हैं तो फंक्शन का मान धनात्मक है। अतः प्रथम सन्निकटन मूल x1 हम प्राप्त करेंगे 1.5। इसी प्रकार हम आगे बढ़ करके x1 का जो मान हमने प्राप्त किया है वह हम पुनः समीकरण में रखें तो हमें 0.875 प्राप्त होगा, जो कि धनात्मक है। अतः हम कह सकते हैं कि मूल 1 और 1.5 के मध्य स्थित है। इसलिए अब हम द्वितीय सन्निकटन मूल को निकालेंगे। x2 = 1.25 प्राप्त होगा। अब x2 पर फंक्शन का मान देखते हैं। हमें -0.296 प्राप्त होता है, जो कि ऋणात्मक है। अतः हम कह सकते हैं कि मूल 1.25 और 1.5 के मध्य स्थित है। इसलिए अब हम आगे बढ़ करके तृतीय सन्निकटन मूल x3 को निकालेंगे, जो कि हमें 1.375 मिलेगा। इस विधि की पुनरावृत्ति करने पर लगातार इसकी पुनरावृत्ति हम करते जाएं तो हमें उत्तरोत्तर सन्निकटन प्राप्त होंगे, जैसे x4 = 1.3125, x5, x6 इत्यादि।
अब हम द्वितीय विधि रेगुला-फाल्सी विधि को देखते हैं। रेगुला-फाल्सी विधि पर हम डिस्कशन करेंगे। जैसा कि स्क्रीन पर चित्र प्रदर्शित हो रहा है, इस चित्र के माध्यम से हम रेगुला-फाल्सी विधि को समझने का प्रयास करते हैं। समीकरण f(x) बराबर 0 का मूल प्राप्त करने हेतु यह सबसे पुरानी विधि है और समद्विभाजन विधि के निकट है। यहाँ हम दो बिंदुओं x0 और x1 को इस प्रकार चुनेंगे कि x0 पर और x1 पर फंक्शन के मान विपरीत चिन्ह के हों, अर्थात y बराबर fx का ग्राफ इन बिंदुओं के मध्य x अक्ष को काटता हो। उपरोक्त चित्र यह इंगित करता है कि x0 और x1 के मध्य एक मूल है और fx0 fx1 <0 है। बिंदुओं A और B को जोड़ने वाली जीवा का समीकरण हम लिख सकते हैं, जैसा कि स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है। अब उस बिंदु का भुज जहां जीवा x अक्ष अर्थात y बराबर 0 को काटती है, हम समीकरण 1 से प्रदर्शित करेंगे, जो कि स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है और यह मूल के सन्निकटन है। अब यदि fx0 और fx2 विपरीत चिन्ह के हों, तब मूल x0 और x2 के मध्य हैं। इसलिए समीकरण 1 में x1 को x2 से प्रतिस्थापित करने पर हमें अगला सन्निकटन x3 प्राप्त होता है। इस विधि की पुनरावृत्ति हम तब तक करते हैं जब तक कि मूल वांछित शुद्धता के साथ प्राप्त न हो जाए। समीकरण 1 पर आधारित पुनरावृत्ति विधि को फॉल्स पोजीशन विधि भी कहते हैं और इसकी अभिसारी होने की दर समद्विभाजन विधि से अधिक तीव्र होती है। अब एक उदाहरण देखते हैं। मिथ्या स्थिति विधि या फॉल्स पोजीशन विधि द्वारा समीकरण x³ - 2x - 5 बराबर 0 के वास्तविक मूल दशमलव के 3 स्थान तक ज्ञात करें। हल में हम देखते हैं, दिया गया समीकरण fx = x³ - 2x - 5 है। पुनः हम देखते हैं कि x का मान 2 रखने पर f2 का मान ऋणात्मक है और x का मान 3 रखने पर फंक्शन का मान धनात्मक है। इसलिए हम कह सकते हैं कि समीकरण के मूल 2 और 3 के मध्य स्थित हैं। यहाँ पर हमने x0 बराबर 2 लिया और x1 बराबर 3 लिया। fx0 की वैल्यू -1 और fx1 की वैल्यू 16 है। फॉल्स विधि के द्वारा हम प्राप्त करेंगे x2 का मान। फॉल्स विधि की सहायता से x2 का मान प्राप्त करने के लिए निर्धारित समीकरण स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है, जैसा कि हमने फॉल्स विधि में पढ़ा है। यहाँ पर हम x0, x1, fx0 और fx1 का मान रख देंगे, तो हमें x2 का मान प्राप्त होगा 2.0588 और x2 पर फंक्शन का मान हम कैलकुलेट करेंगे। हमें fx2 का मान -0.3908 प्राप्त होगा
अर्थात हम ये कह सकते, जो कि ऋणात्मक है, और हम ये कह सकते हैं कि मूल 2.0588 और 3 के मध्य स्थित है। समीकरण 1 में अब हम x0 का मान 2.0588 और x1 का मान 3 लें, fx0 का मान -0.3908 और लेने पर fx1 हमें 16 लेने पर हम प्राप्त करते हैं x3 का मान 2.0813 और इसी विधि की पुनरावृत्ति करने पर उत्तरोत्तर सन्निकटन हमें x4, x5, x6, x7, x8 के मान प्राप्त होंगे। अतः दशमलव के 3 स्थान तक सही मान 2.094 हैं, जो कि पुनरावृत्ति विधि का उपयोग करने पर सन्निकटन x7 और x8 की सहायता से प्राप्त होते हैं। अब हम एक अन्य विधि, सेकंड विधि पर डिस्कशन करेंगे। सेकंड विधि फॉल्स मेथड का सुधरा रूप है। इस विधि में पूर्व विधि के वांछित प्रतिबंध fx0, fx1 लेस देन 0 की आवश्यकता नहीं होती है। x0, x1 को अंतराल की प्रारंभिक सीमा के रूप में लें। इनको जोड़ने वाली जीवा का समीकरण हम निम्न प्रकार दिखा पाएंगे, जैसा कि स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है। अब उस बिंदु का भुज जहां जीवा x अक्ष अर्थात y बराबर 0 को काटती है का समीकरण हमें मिलेगा, जो भी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है, और यह मूल के सन्निकट है। उत्तरोत्तर सन्निकटन के लिए व्यापक सूत्र हम स्क्रीन पर प्रदर्शित समीकरण के द्वारा प्राप्त कर पाएंगे। यानी स्क्रीन पर प्रदर्शित जो सूत्र दिया हुआ है वह उत्तरोत्तर सन्निकटन प्राप्त करने का एक व्यापक सूत्र है। अब हम एक उदाहरण देखते हैं। सेकंड विधि का प्रयोग कर x² - 4x - 10 बराबर 0 के मूल को प्राप्त करें। प्रारंभिक मान x1 बराबर 4 और x2 बराबर 2 दिया है। हल में देखते हैं, दिया हुआ है x1 बराबर 4 और x2 बराबर 2। यहां पर हम x1 बराबर 4 पर फंक्शन का मान प्राप्त करेंगे -10 और x2 बराबर 2 पर फंक्शन का मान प्राप्त करने पर हमें -14 मिलेगा। अतः सेकंड विधि का उपयोग करें और x3 का मान प्राप्त करेंगे, जो कि हमें 9 मिलता है। द्वितीय पुनरावृत्ति करने के लिए हम अब x1 को x2 के रूप में लेंगे और उसका मान 2 ले लें, और x2 को x3 के रूप में लेंगे, उसका मान 9 लिया गया, और fx1 अर्थात f2 पर फंक्शन का मान होगा -14, और इसी तरीके से x2 अर्थात 9 पर फंक्शन का मान होगा 95, और x3 प्राप्त करने के लिए हम सूत्र का प्रयोग करें तो x3 का मान हमें 4 प्राप्त होगा। तृतीय पुनरावृत्ति करने के लिए हम अब x1 = 9 और x2 = 4 लें, तब हमें fx1 95 और fx2 -10 प्राप्त होगा, और सेकंड विधि का उपयोग करने पर हमें x3 का मान 5.0
1 1 1 1 प्राप्त होगा। चतुर्थ पुनरावृत्ति के लिए अब हम x1 का मान 4 और x2 का मान 5.1111 लेंगे, जिससे fx1 हमें -10 और fx2 हमें -4.3207 प्राप्त होगा। और सेकंड विधि का उपयोग करने पर हमें x3 का मान 5.9563 मिलेगा। अब हम एक अन्य विधि न्यूटन विधि पर चर्चा करेंगे। माना समीकरण fx बराबर 0 का सन्निकट मूल x0 है। यदि x1 बराबर x0 प्लस h इसका एक बेहतर मूल है, तब fx1 बराबर 0 होगा। fx0 प्लस h फंक्शन को टेलर सीरीज के माध्यम से प्रसारित करने पर हमें प्राप्त होगा fx0 प्लस h f डैश x0 प्लस h स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल f डबल डैश x0 प्लस प्लस एंड सो ऑन इज इक्वल टू 0। चूंकि h अत्यंत छोटा है, अतः h स्क्वायर और h की उच्च घात के पदों का त्याग करने पर हमें प्राप्त होगा fx0 प्लस h f डैश x0 बराबर 0, या h का मान हमें प्राप्त होगा -fx0 अपॉन f डैश x0। मूल के समीप सन्निकटन को हम निम्न समीकरण के द्वारा देंगे, जैसा कि स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है, अर्थात x1 इज इक्वल टू x0 माइनस fx0 अपॉन f डैश x0। इसी प्रकार x1 से प्रारंभ करके अच्छा सन्निकटन x2 निम्न समीकरण द्वारा दिया जा सकता है, अर्थात x2 बराबर x1 माइनस fx1 अपॉन f डैश x1। सामान्यतः हम समीकरण xn प्लस 1 इज इक्वल टू xn माइनस fxn अपॉन f डैश xn वेयर n रन फ्रॉम 0 1 2 एंड शो का प्रयोग करके विभिन्न मूल प्राप्त कर सकेंगे। और इस सूत्र को न्यूटन का सूत्र या न्यूटन पुनरावृत्ति सूत्र के नाम से जाना जाता है। एक उदाहरण देखते हैं। न्यूटन विधि द्वारा समीकरण 3x इज इक्वल टू कॉस x प्लस 1 के वास्तविक मूल प्राप्त करें। हल में देखते हैं, दिया गया समीकरण fx इज इक्वल टू 3x माइनस कॉस x माइनस 1 है। यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 रखने पर हमें -2 प्राप्त होगा, जो कि एक नेगेटिव वैल्यू है। x इज इक्वल टू 1 रखने पर हमें 1.4597 प्राप्त होगा, जो एक पॉजिटिव वैल्यू है। इसलिए हम कह सकते हैं कि फंक्शन fx बराबर 0 के मूल 0 और 1 के मध्य स्थित हैं और यह 1 के नियरेस्ट है। माना x0 का मान 0.6, साथ ही f डैश x हम प्राप्त कर पाएंगे 3 प्लस साइन x के रूप में। न्यूटन पुनरावृत्ति सूत्र यदि हम यहाँ पर प्रयोग करें, अर्थात xn प्लस 1 इज इक्वल टू xn माइनस f xn अपॉन f डैश xn, और यहाँ पर xn, f xn और f डैश xn का मान यदि हम रखें तो हमें स्क्रीन पर प्रदर्शित समीकरण प्राप्त होगा, और जिसे कि हम इक्वेशन नंबर 1 दे दें। अब इस समीकरण 1 में n बराबर 0 रखने पर हमें प्रथम सन्निकटन x1 प्राप्त होगा, जिसका मान 0.6071 मिलेगा। इसी प्रकार समीकरण 1 में n बराबर 1 रखने पर हमें द्वितीय सन्निकटन x2 प्राप्त होगा,
जिसे सिंप्लीफाई करने पर हमें x2 का अंतिम मान 0.6071 प्राप्त होगा। स्पष्टतया हियर x1 और x2 बराबर हैं, अतः दशमलव के 4 स्थान तक वांछित मूल 0.6071 है। अब हम यहाँ पर विद्यार्थियों की सहायता के लिए कुछ रेफरेंस बुक स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। विद्यार्थियों को चाहिए कि इन रेफरेंस बुक्स का अध्ययन करें और इस व्याख्यान में सम्मिलित किए गए टॉपिक्स को बेहतर तरीके से समझने के लिए इन रेफरेंस बुक में प्रस्तुत किए गए अध्ययन सामग्री का गहराई से समझने का प्रयास करें। विद्यार्थियों द्वारा स्वयं को एसेस करने के लिए यहाँ पर कुछ अभ्यास प्रश्न दिए जा रहे हैं। स्क्रीन पर कुछ सबसे पहले हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न दे रहे हैं, जैसा कि स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है। इन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अध्ययन करने के बाद या इन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करने के बाद कुछ अभ्यास प्रश्न हैं जिनका विद्यार्थियों को अभ्यास करना चाहिए ताकि वह इस व्याख्यान में सम्मिलित किए गए टॉपिक्स को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। अभ्यास प्रश्न के रूप में प्रथम प्रश्न दिया हुआ है, सम विभाजन विधि द्वारा दशमलव के 3 स्थान तक समीकरण x³ - 4x - 9 बराबर 0 के मूल प्राप्त करें। दूसरा अभ्यास प्रश्न है, सेकंड विधि द्वारा दशमलव के 4 स्थान तक समीकरण x⁴x बराबर cos x के मूल प्राप्त करें। तीसरा अभ्यास प्रश्न है, रेगुला-फाल्सी विधि द्वारा समीकरण x⁴x = cos x के मूल प्राप्त करें। चौथा अभ्यास प्रश्न है, न्यूटन-रैफसन विधि का उपयोग करते हुए x⁴ - 5x³ + 20x² - 40x + 60 बराबर 0 को हल करें, जबकि दिया हुआ है कि समीकरण के सभी मूल सम्मिश्र संख्या के रूप में हैं। And finally, thank you for your attention.